Hello student, hope you all are well. See, this is the fourth part of your chapter number 3, Constitution Design, and the topic is Making of the Indian Constitution. इस चैप्टर में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग स्क्रीन के ऊपर पिक्चर देख रहे हो. ये पिक्चर किस चीज़ का दिखा रहे हैं? आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया देख के आ गया होगा कि ये कुछ पार्लियामेंट का फ़ोटो है. हाँ, ये पार्लियामेंट का ही फ़ोटो है और ये एक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका फ़ोटो है. जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब ऐसी असेंबली प्रेजेंट हुई थी और ये जो फोटोग्राफ है वो इन द ईयर ऑफ 1946 का फ़ोटोग्राफ है. तो बच्चों थोड़ा ध्यान में रख लेना. और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसमें बेसिकली अगर देखें तो बहुत सारे लोग थे, जैसे वल्लभ भाई, ठीक है, जवाहर भाई पटेल, देन आफ्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, टी कृष्णा मुखर्जी, देन आफ्टर राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, एच.सी. मुखर्जी जी, दुर्गा भाई देशमुख, फिर स्पेशली डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. तो ये हम सभी के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे उन सभी के पार्ट थे. और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फ़ोटोग्राफ आप लोगों ने देखी तो उसमें बेसिकली आप लोग देखो तो देर आर 299 मेंबर्स आर देयर. कितने मेंबर थे? 299 मेंबर्स थे. और उन्होंने क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उन लोगों ने वर्क किया था, सभी ने अपना अपना ओपिनियन दिया था. ओके, द असेंबली एडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 26 नवंबर 1949 में उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन एडोप्ट किया था एंड इट कम बैक इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 में उसकी इफ़ेक्ट हुई. दैट्स वाई कि टू मेक दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर. ओके, कोई आपको पूछे कि आप लोगों को पता है डिफरेंस बिटवीन 15 अगस्त एंड 26 जनवरी? तो 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह बनी थी और फाइनल जो डिसीजन एडोप्ट किया था वो कब लिया था? 26 जनवरी को. दैट्स वाई वी आर सेलिब्रेटिंग द रिपब्लिक डे एवरी ईयर. आप लोगों की बुक में भी लिखा था और बहुत कुछ आप लोगों ने देखा भी होगा. अभी वही चीज़ को आगे हम लोग दोहराते हैं. तो यहाँ पे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फर्स्ट लाइन में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें लिखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राउन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बनाया गया था. कौन कौन सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी? यहाँ पे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था. वो है फर्स्ट ऑफ ऑल द डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, then after partition on the basis of religious differences and problem of integration of princely status. मीन्स क्या है कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन थी उसमें सभी अलग अलग डाइवर्स ग्रुप थे. हिंदुस्तान पाकिस्तान में हिंदू धर्म, अलग अलग रिलीजियस से बिलोंग करने वाले लोग ज़्यादा थे. ठीक है, तो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मीन्स क्या है कि सभी आप देखते हो कि कितनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग टू हम लोग देखें तो हर स्टेट का अलग अलग कल्चर होता है, सभी के अलग अलग ड्रेसिंग सेंस होती है, सभी के अलग अलग लैंग्वेज होती है. तो ये सारी चीज़ें क्या हुई? डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हुई कि सभी के बोलने के तरीका, खाना पकाने का भी तरीका अलग अलग होता है. ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोग क्लास 8 जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3 था उसमें पूरा चैप्टर ही आप लोग पढ़ चुके हो, तो आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया होगा. देन आफ्टर पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस. तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन की बात आ रही है तो पॉपुलेशन में क्या कहा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस के सभी का धर्म अलग अलग होता है, सभी के लैंग्वेजेस, पहनने के तौर तरीके, खाने पीने के तौर तरीके के साथ क्या है कि रिलीजियस भी अलग अलग होते हैं. तब क्या है? पार्टीशन की सिचुएशन हुई थी. पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस क्या है कि हिंदू और मुस्लिम उन दोनों धर्म के लोगों के बीच में क्या है? इंटरनल सिविल वॉर की सिचुएशन टाइप का हुआ था. तो उस टाइम
हमारा इंडिया का आधा हिस्सा हम लोगों से अलग हो गया था। पहले क्या है, इंडिया को हिंदुस्तान बोला जाता है, पर हम लोग भारत बोलते हैं। पर हिंदुस्तान क्यों बोला गया है? क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान सभी एक ही पार्ट थे, इंडिया के ही पार्ट थे, पर अभी सब लोग अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री हो गई है, अफ़गानिस्तान वो भी अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्री हो गई है, और इंडिया एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री हो गई है। तो पाकिस्तान में क्या है कि रिलीजियस में आप लोग देखें तो उन लोगों का नेशनल जो रिलीजियन होता है वो क्या है, मुस्लिम धर्म वो लोग फॉलो करते हैं। और वहीं पे इंडिया में क्या है कि हिंदू धर्म की पॉपुलेशन ज़्यादा है। वैसे तो इंडिया में देखें तो यहाँ पे डाइवर्स ग्रुप ऑफ कल्चर है, तो ऑब्वियसली नॉट ओनली हिंदू बट देर आर सो मेनी रिलीजियस आर योर। बट उस टाइम क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तब सबसे बड़ी बात क्या हुई थी, पार्टीशन था कि इंडिया का आधा हिस्सा हमसे अलग हो गया था। थर्ड वन इज़ प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसलर्सली स्टेट्स। अभी कोई ऐसे स्टेट होते हैं जिसमें अभी राजा रजवाड़े वगैरह अभी भी कहीं ना कहीं आप लोग सुनते हो कि जैसे ज़्यादा दूर की नहीं, जैसे बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड में अभी भी नवाब खान, तो वो किसको कहा जाता है, सैफ अली खान को नवाब कहा जाता है। अभी भी वो जब भी अपने गांव में या स्टेट में जाते तो अभी भी वहाँ के लोग उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं। अभी भी राजस्थान में भी अभी है कि वहाँ की रानी है, कोई क्वीन है, तो अभी भी कहीं ना कहीं वो सिस्टम चली आती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही था कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसलेस के जहाँ पे अभी भी क्या है कि पहले क्या है, राजा वगैरह थे अलग अलग स्टेट वाइज, अलग अलग राजा। अगर उसमें क्या है, ब्रिटिशर्स ऐसा बोले कि अगर वो लोग चाहे तो अपना इंडिपेंडेंट कंट्री भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी सोचो कि इंडिया का आप भारत का नक्शा देखो, अभी एक नक्शे में क्या है कि सारे स्टेट कवर हो जाते हैं, तो कैसा लगेगा कि बीच में अलग हैदराबाद है तो वो अलग कंट्री दिखा दे, राजस्थान तो वो अलग कंट्री दिखा दे, तो सब कुछ अलग अलग दिखा देंगे, बाउंड्री शेयर कर देंगे, तो क्या क्या दिखेगा। पर वो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम लोगों के पास, हमारी गवर्नमेंट को, कि कैसे उन लोगों को हम लोग कन्विंस कर सके कि कैसे एक भारत बना सके। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था टू मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो एडवांटेज ओवर साउथ अफ्रीका, हम लोगों ने यहाँ पे क्या है, पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हम लोगों ने बहुत कुछ आगे देखा हुआ था, जैसे साउथ अफ्रीका, रशिया, उन सभी का बहुत सारे रेवोल्यूशन आया था, तो उन लोगों में से भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हम लोगों ने लर्न की। जैसे हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट तो बहुत सालों तक चला था, पर साथों साथ उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी था। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ ब्रिटिशर्स को भगा दिया और हम लोग फ्रीडम मिल गई, पर साथों साथ हम लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया। जैसे हम लोगों ने आगे के चैप्टर में साउथ अफ्रीका में हम लोगों ने देखा था, तो साउथ अफ्रीका में कैसा था, ब्लैक एंड वाइट का कॉन्सेप्ट था, पर फिर आगे जाके वो कंसेप्ट निकल गया। ठीक है, ब्लैक पर्सन वाइट पर्सन वाला कंसेप्ट, तो वो भी चीज़ ध्यान में रखनी थी टू डेवलप कंसेंसस ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। ये फ्रीडम स्ट्रगल थी, दैट्स वाई इसमें क्या है कि ब्लैक एंड वाइट वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे ना आए इंडिया में, वो भी चीज़ ध्यान में रखनी थी। इन 1928 मोतीलाल नेहरू ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। 1931 उन्होंने जो कराची सेशन हुआ था, कराची का सेशन, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अलग अलग सेशन हुए थे अलग अलग स्टेट में, तो कराची में भी एक सेशन हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो मोतीलाल नेहरू जी थे, तो मोतीलाल नेहरू जी ने भी अपना खुद का एक ड्राफ्ट दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए। सब लोग अपना अपना ओपिनियन रख रहे थे, उन्होंने भी अपना ओपिनियन रखा। उस टाइम वो क्या है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्ट थे। ओके, ही ड्वेल्ट ऑन हाउ द इंडिपेंडेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। उन्होंने एक क्या है, कच्चा चिट्ठा उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि किस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। Okay, so then after both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise जो थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ने ये उनका जो कच्चा नामा उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने क्या है कि वो रख लिया अपने पास और उनको बोला थैंक यू सो मच। देन आफ्टर राइट टू फ्रीडम उन्होंने क्या लिखा था कि राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटी
इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ वो रिप्रेजेंट की थी कि जो हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस चाहे, उस इंडिया के इंडिपेंडेंस में सबसे पहले राइट टू, दो राइट होने चाहिए, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, प्रोटेस्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटी। जो माइनॉरिटी है उन सभी को जब इलेक्शंस होता है तब वोटिंग राइट सबको मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी कमिटी है उनको मिल जाने चाहिए राइट्स। उन्होंने ये चीज़ रिप्रेजेंट की थी कि नॉट ओनली माइनॉरिटी कम्युनिटी बट अदर देन जो भी कम्युनिटी है सभी को इक्वली ही राइट। दैट्स वाई अभी भी हम लोग देखते हैं कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तब कोई भी कम्युनिटी के लोग हैं सभी एक ही लाइन में, एक ही कतार में खड़े रहते हैं, देखते हो ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हमारे जो मोतीलाल नेहरू जी थे उन्होंने रिप्रेजेंट किए थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कराची वाले सेशन में, और वो सक्सेसफुल भी रही। देन आफ्टर फॉर्मेलिटी विथ थर्ड पॉइंट है फॉर्मेलिटी विथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो उसमें प्रोविजनल लेजिस्लेटिव इलेक्शन इन द 1937 गवर्नमेंट एक्ट 1933। फिर 1993 में क्या है कि एक एक्ट पास हुआ, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्ट्री ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। ओके, उसमें एक राइट पास हुआ। उस राइट में किस तरह था, फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अभी हम लोग जिस तरह की गवर्नमेंट देख रहे हैं वो एकदम फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम लोग देख रहे हैं कि उसमें ना ही किसी का रिस्ट्रिक्शन हो, ना ही कोई माइनॉरिटी हो, कि किस तरह पहले कैसा था कि एक ही सरकार चल रही थी कि सभी एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, उसके ही कैंडिडेट रहते थे और वही इलेक्शंस करते थे। अपने अपने जो 100-200 लोग होते हैं उसके बीच में इलेक्शंस होता है और वो खुद डिसाइड करते थे। पर ना, अब उस तरह का नहीं चला था, अब सभी इंडिपेंडेंट थे। एक लॉ आ गया था, कॉलोनियल लॉ, लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में, उसमें इलेक्शंस आ गया, जो पीपल चाहते हैं वही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई थी उस टाइम में। फिर आता है इंस्पिरेशनल फ्रॉम। बहुत कुछ हम लोगों ने इंस्पिरेशन भी मिली थी बहुत सारी चीज़ों से, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हम लोगों को इंस्पिरेशन मिली फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कि किस तरह से हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करना चाहिए। फिर आता है रशियन रेवोल्यूशन, उसमें से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने एडॉप्ट की थी। अभी ये सारे रेवोल्यूशन क्या है वो तो आप लोग बहुत आगे पढ़ोगे, अभी आपको बुक में नहीं आता है। ठीक है, देन आफ्टर बिल ऑफ राइट्स इन थी यूएस, वो भी एक बिल ऑफ राइट्स बने। तो ये सब कुछ, ये सारी जो चीज़ें थी वो सब कुछ हुई थी, किस में हुई थी, टू द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारा एकदम पाथ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, टू मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात आती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये सब कुछ प्रेजेंट करने के साथ साथ सबसे बड़ा जो हाथ रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने क्या किया था, ही प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। बहुत सारी छिड़ी हुई, बहुत सारी डिबेट हुई उसके ऊपर। जब उन्होंने एक ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, तो द मेंबर deliberated for 114 days spread over 3 years. Every document presented and every work spoken in the Constitution Assembly has been recorded and preserved. These are called the Constitution Assembly debates. 3 साल तक ये सारी डिबेट चली, सब कुछ हुआ जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी में अपना ड्राफ्ट डाला और वो उसके ऊपर जो डिबेट हुई थी उसमें जितने भी मेंबर्स थे 299 मेंबर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, जितने भी असेंबली में मेंबर थे उस सभी मेंबर के बीच में जीडी हुई, डिबेट हुई। और वो जो जीडी और डिबेट जहाँ पे हुई उस असेंबली को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड फिर जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली बना 3 साल के बाद, इतने सारी डिस्कशन, इतने सारे डिबेट के बाद हमारा फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। एंड दिस आर यूज्ड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो आज का जो टॉपिक है द
मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे। उस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो किस किस तरह की गाइडिंग वैल्यू थी वो भी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप सो यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। अभी भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कभी भी आप लोग पूछ सकते हो। सो यहाँ पे हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।